जब हम फूरियर सीरीज की बात करते हैं तो फूरियर सीरीज के इक्वेशन में तीन अलग अलग कोएफिशिएंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फूरियर सीरीज का बेसिक इक्वेशन क्या है? फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट ए एन कोस ऑफ एन एक्स प्लस सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट बी एन साइन ऑफ एन एक्स। तो इस पूरे के पूरे इक्वेशन में आपको तीन अलग अलग कोएफिशिएंट्स देखने को मिलते हैं। एक कोएफिशिएंट है ए नॉट, दूसरा कोएफिशिएंट है एन एन और तीसरा कोएफिशिएंट है बी एन। तो कुछ इस तरह से तीन अलग अलग कोएफिशिएंट्स इस फूरियर सीरीज के बेसिक इक्वेशन में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि उन तीनों कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है यहाँ पे इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि ये तीनों कोएफिशिएंट अभी हम नहीं जानते हैं कि वो कोई फिक्स वैल्यू है या फिर वो कोई ऑर्डिनरी इक्वेशन है या फिर कोई ऑर्डिनरी एक सिचुएशन में रिप्रेजेंट होने वाला टर्म है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इन तीनों कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे वैल्यू का मतलब ये है कि ये इक्वेशन भी हो सकता है, कोई ऑर्डिनरी टर्म भी हो सकता है या फिर कोई फिक्स वैल्यू भी हो सकती है। अभी हम इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जानते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि हमें यहाँ पे इन तीनों कोएफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए बात करते हैं इन तीनों कोएफिशिएंट के बारे में डिटेल में वन बाय वन कि किस तरह से हम इन तीनों कोएफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा फूरियर सीरीज का बेसिक इक्वेशन क्या है? ये है हमारा फूरियर सीरीज का बेसिक इक्वेशन, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बोला था। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नोट प्लस सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट ए एन कोस ऑफ एन एक्स प्लस सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट बी एन साइन ऑफ एन एक्स। तो अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो ये क्या है, कोसाइन और साइन दोनों सीरीज की इनफाइनाइट टर्म्स तक ये जो आपको सभी सीरीज मिलती है, उस सीरीज का आपको यहाँ पे दो अलग अलग कोएफिशिएंट्स के साथ क्या लेना है, मल्टीप्लिकेशन लेना है। मैंने यहाँ पे आपको सीरीज क्यों बोली, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको सभी एन वैल्यूज के साथ समेशन लेना है। तो अगर दो अलग अलग टर्म्स के बीच में एडिशन की साइन होती है तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, सीरीज बोल सकते हैं। दूसरी बात ये कि इनके सभी जो टर्म्स बनेंगे ना सीरीज के, वो सभी टर्म्स यहाँ पे कोसाइन सीरीज या तो साइन सीरीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट होने वाले हैं। इसके कारण हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये असल में फूरियर सीरीज है, क्योंकि जो मैथमेटिक्स में सीरीज की डेफिनेशन है कि अलग अलग टर्म्स का यहाँ पे आपको समेशन लेना है, वो डेफिनेशन यहाँ पे फॉलो होती है। तो हमें क्या करना है, इस पूरे के पूरे फूरियर इक्वेशन में आपको यहाँ पे तीन कोएफिशिएंट्स देखने को मिलते हैं। एक है आपका पहला कोएफिशिएंट ए नॉट, दूसरा कोएफिशिएंट है ए एन और तीसरा कोएफिशिएंट है बी एन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इन तीनों कोएफिशिएंट की जो यहाँ पे इक्वेशनल वैल्यूज हो सकती है, उस वैल्यू को हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, इवेल्युएट करना है। तो चलिए पहले बात करते हैं फर्स्ट इवेल्युएशन ऑफ कोएफिशिएंट ए नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारा पहला कोएफिशिएंट है वो क्या है, ए नॉट है। अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें इस फूरियर सीरीज के इक्वेशन को यहाँ पे तीनों कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन तीनों कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसी इक्वेशन में तीन अलग अलग कंडीशंस को अप्लाई करना है। जो कंडीशंस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसके बेसिस के ऊपर हमें यहाँ पे रिजल्ट के फॉर्म में उस स्पेसिफिक कोएफिशिएंट की वैल्यू मिलने वाली है। तो देखिए पहले कोएफिशिएंट ए नोट को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, वो कंडीशन यहाँ पे क्या है, वो कंडीशन मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखी है। तो देखिए वो कंडीशन क्या है, इंटीग्रेट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम -π टू +π विथ रिस्पेक्ट टू द x। मतलब कि हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। लेकिन यहाँ पे जो लिमिटेशन अप्लाई करनी है वो क्या है, -π से लेकर π तक की लिमिटेशन अप्लाई करनी है। और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करना है।
तो देखिए जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स और लिमिट अप्लाई करते हैं -पाई टू द +पाई, तो हमें ये आपका इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया हुआ देखने को मिलता है। देखिए किस तरह से f ऑफ x और ये f ऑफ x का पूरा टर्म, तो हमें क्या करना है, दोनों साइड में इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो f ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू +पाई, तो ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में दे रखा है। तो -पाई टू +पाई की हमने लिमिट अप्लाई की f ऑफ x का विथ रिस्पेक्ट टू द x, मतलब कि dx में क्या किया, इंटीग्रेशन किया। बाद में देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में इक्वेशन में आपको 3 अलग अलग टर्म्स देखने को मिलती है। एक है आपका ये टर्म, ये दूसरा और ये तीसरा टर्म। तो ये तीनों टर्म्स में आपके पास यहाँ पे तीनों को इंडिविजुअल इंटीग्रेशन की साइन को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए पहले कोएफिशिएंट के साथ हमने इंटीग्रेशन अप्लाई किया -2 और यहाँ पे हमने a नोट dx अप्लाई किया। दूसरे टर्म में देखिए -पाई टू +पाई an cos ऑफ nx dx, और तीसरे टर्म में भी -पाई टू +पाई bn sin ऑफ nx dx। तो कुछ इस तरह से हमने तीनों टर्म में इक्वल इंटीग्रेशन की प्रोसीजर को क्या किया है, अप्लाई किया है। अब देखिए हमें 1, 2 और 3 इन तीनों टर्म्स में हमें स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की प्रोसीजर अप्लाई करनी है। अब देखिए स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये देखिए हमारा पहला रिजल्ट, मतलब कि ये जो हमारा पहला टर्म है इसका रिजल्ट क्या बन के आएगा, ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहले टर्म का रिजल्ट क्या है, देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई a नोट dx। अब देखिए a नोट तो यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि a नोट में कौन सी टर्म है क्या है ये अभी हम यहाँ पे नहीं जानते हैं। तो हमने क्या किया, a नोट को कांस्टेंट कंसीडर किया, dx का इंटीग्रेशन किया x, और जो लिमिट है -पाई से लेकर पाई तक की वो हमने यहाँ पे एज इट इज अप्लाई कर दी है। अब देखिए a नोट इंटू एक्स लिमिट फ्रॉम -पाई टू दी पाई, और यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को x के रिप्लेसमेंट में अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, पाई माइनस पाई, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 2 टाइम पाई a नोट। मतलब कि जब आप यहाँ पे इस पहले टर्म का सिंप्लीफिकेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो सिंप्लीफिकेशन आपको यहाँ पे 2 टाइम पाई a नोट के फॉर्म में मिलेगा। अब देखिए दूसरी टर्म का यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, तो दूसरी टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू दी पाई an cos ऑफ nx। अब जाहिर है कि जैसे हमने यहाँ पे a नोट को कांस्टेंट कंसीडर किया था, कुछ इसी तरह से an को भी हमें यहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर करना है। बाद में देखिए cos ऑफ nx dx, तो cos ऑफ nx का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin ऑफ nx, लेकिन x के आगे यहाँ पे n मल्टीप्लायर है, जिसकी वजह से हमें स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के इक्वेशन में इस n को यहाँ पे पूरे के पूरे इंटीग्रेशन के इक्वेशन में डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। तो ये बनता है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन साइन ऑफ nx अपॉन n, और लिमिट क्या अप्लाई करनी है, -पाई से लेकर पाई तक की। अब जाहिर सी बात है कि जब हम यहाँ पे x के रिप्लेसमेंट में पाई और -पाई अप्लाई करेंगे तो टर्म क्या बनेगी, साइन ऑफ n टाइम पाई, और दूसरी टर्म क्या बनेगी, साइन ऑफ n टाइम -पाई। अब देखिए साइन ऑफ पाई और साइन ऑफ -पाई दोनों सिचुएशन में जब साइन के साथ इंटीजर वैल्यूज के साथ, देखिए n यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, क्योंकि समेशन में हमने स्पेसिफाई किया है कि आपको यहाँ पे जो n कंसीडर करना है वो यहाँ पे 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कंसीडर करना है। तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो n यहाँ पे अप्लाई होगा वो इंटीजर होगा। तो इंटीजर n के साथ जब साइन के साथ आप यहाँ पे n टाइम पाई के एंगल में साइन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो वो आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। मतलब कि ये यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है ना साइन टर्म के साथ, वो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट में आंसर क्या बना के देने वाला है, 0 बना के देने वाला है। तो अभी हमने यहाँ पे इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में, मतलब कि हम बात कर रहे थे इवेल्युएशन ऑफ कोएफिशिएंट a नोट की, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेटमेंट अप्लाई किया कि हमें यहाँ पे
इस पूरे के पूरे इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है माइनस पाई से लेकर पाई तक की लिमिटेशन में और विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स, तो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन स्पेसिफाई किया। फिर हमने इन तीनों टर्म्स का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन लेकर इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। तो ये पहला टर्म सिंप्लीफाई होके क्या बन के आया, 2 टाइम पाई ए नोट, और दूसरा टर्म सिंप्लीफाई होके क्या बन के आता है, 0। अब हमें किसके बारे में बात करनी है, इस तीसरे टर्म के बारे में। और जैसे ही हमें ये तीसरा टर्म मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, तीनों इंटीग्रेशन का जो फाइनल आंसर बन के आता है उस आंसर को हम यहाँ पे इन तीनों टर्म्स के रिप्लेसमेंट में अप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो यहाँ पे क्या होगा, हमारा पहला कोएफिशिएंट ए नोट का बेसिक इक्वेशन, या फिर यूं कहिए इस ए नोट टर्म्स का आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा। तो दो कोएफिशिएंट्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए आखिरी कोएफिशिएंट, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई बी एन साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। तो जैसे कि हमने ए नोट और ए एन को कंसीडर किया था कांस्टेंट, कुछ इसी तरह से हम यहाँ पे बी एन को भी यहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर करते हैं और यहाँ पे साइन ऑफ एन एक्स का इंटीग्रेशन कंसीडर करते हैं माइनस कोस ऑफ एन एक्स अपॉन एन। जैसे कि मैंने आगे भी बोला था, यहाँ पे x के साथ n मल्टीप्लायर होने के कारण हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में n को डिनोमिनेटर में कंसीडर किया है और लिमिट कौन सी अप्लाई की है, माइनस पाई से लेकर पाई तक की। अब देखिए इस नेगेटिव साइन को मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन के पूरे टर्म में से बाहर ले लेता हूँ ताकि जब मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैंने क्या किया, इस नेगेटिव साइन को बी एन के साथ यहाँ पे बाहर ले लिया है। फिर क्या होगा, अंदर बचेगा कोस ऑफ एन टाइम एक्स अपॉन एन। फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो अपर लिमिट के कारण यहाँ पे क्या आएगा, कोस ऑफ एन टाइम एक्स, तो यहाँ पे होगा कोस ऑफ एन टाइम पाई। फिर क्या होगा, यहाँ पे माइनस, फिर क्या आएगा, कोस ऑफ एन टाइम एक्स, तो एक्स के रिप्लेसमेंट में यहाँ पे क्या आएगा, पाई आएगा। तो एक बार यहाँ पे एक्स के रिप्लेसमेंट में प्लस पाई की लिमिट और यहाँ पे माइनस एक्स के फॉर्म में यहाँ पे कौन सी लिमिट, माइनस पाई की लिमिट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोस ऑफ पाई, और दूसरी बात कि ये कोस ऑफ माइनस एन टाइम एक्स। अब देखिए कोस कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो हम ये जानते हैं कि कोस ऑफ माइनस थीटा, मतलब कि कोस के साथ अगर आप यहाँ पे नेगेटिव एंगल अप्लाई करते हैं तो इसके कारण आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे पॉजिटिव कोस ऑफ थीटा ही होगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या हो जाती है, ओमिट हो जाती है, क्योंकि कोस कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। तो यहाँ पे ये जो आपका कोस ऑफ माइनस एन टाइम एक्स है ना, उसमें क्या होगा, ये आपका माइनस साइन यहां से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे आपके न्यूमेरेटर में क्या आएगा, कोस ऑफ एन एक्स, माइनस यहाँ पे भी होगा कोस ऑफ एन एक्स। मतलब कि ये न्यूमेरेटर में जो दोनों टर्म्स है ना, वो दोनों टर्म्स यहाँ पे इक्वल है, जिसके कारण आपका न्यूमेरेटर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसके कारण ये पूरा का पूरा टर्म, मतलब कि ये आपका थर्ड टर्म का जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बन के आता है, 0। तो हमने यहाँ पे 3 इंटीग्रेशंस को परफॉर्म किया। ये था हमारा पहला इंटीग्रेशन, ये था दूसरा इंटीग्रेशन, और ये क्या था, तीसरा इंटीग्रेशन। तो दूसरे और तीसरे इंटीग्रेशन में हमें आंसर मिला है 0, और पहले इंटीग्रेशन में हमें आंसर मिला था 2 टाइम पाई ए नॉट। तो अब हमें क्या करना है, हमारे इक्वेशन में ये जो हमारे तीनों रिजल्ट्स है ना, उन तीनों रिजल्ट्स को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम पाई ए नोट, दूसरी टर्म का आंसर 0 और तीसरी टर्म का आंसर 0। तो क्या होगा, हमें यहाँ पे ये फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम पाई ए नोट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है, वो क्या है कि यहाँ पे ए नोट लिखा गया है, जबकि ये क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन को मिस्टेक में कंसीडर कीजिएगा, यहाँ पे इसे क्या कीजिएगा, आप अवॉइड कीजिएगा, डायरेक्टली इसे कंसीडर कीजिए। 2 टाइम पाई ए नोट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे भी क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये क्या है, 2 टाइम पाई ए नोट। तो अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, ए नोट कोएफिशिएंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना था।
तो हमें क्या करना है, यहां से ए नोट को एज अ सब्जेक्ट कंसीडर करना है। तो ये आपका 2 टाइम पाई यहां पे राइट हैंड साइड में कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो आपको फाइनल इक्वेशन जो ए नोट कोएफिशिएंट का मिलता है वो क्या है, ए सब जीरो इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू द पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे फूरियर सीरीज के बेसिक इक्वेशन को अप्लाई किया, जिसके ऊपर हमने -पाई से लेकर पाई तक इंटीग्रेशन किया विथ रिस्पेक्ट टू द dx। बाद में हमने इन तीनों टर्म्स का सिंप्लीफिकेशन किया, जिसके कारण हमें यहाँ पे इस टर्म की आंसर क्या मिला है, 2 टाइम पाई ए नोट, और ये दोनों टर्म्स क्या बन के आए, 0। बाद में हमने यहाँ से ए नोट को एज अ सब्जेक्ट कंसीडर किया और रिजल्ट के फॉर्म में हमें यहाँ पे ये कोएफिशिएंट का इक्वेशन मिलता है। सो आई होप कि यहाँ पे आपको ये फर्स्ट कोएफिशिएंट का जो इक्वेशन है वो किस तरह से फाइंड आउट हो सकता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे कोएफिशिएंट ए एन के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे कोएफिशिएंट ए एन के बारे में। तो ये हमारा जो फूरियर सीरीज का बेसिक इक्वेशन था वो कौन सा था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नोट प्लस सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट ए एन कोस ऑफ एन एक्स प्लस सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट बी एन साइन ऑफ एन एक्स। तो इस पूरे इक्वेशन में से हमने अभी तक ए नोट कोएफिशिएंट की वैल्यू को स्पेसिफाई कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ए एन कोएफिशिएंट की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। अब देखिए इस ए एन कोएफिशिएंट की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को फॉलो करना है, और वो स्टेटमेंट क्या है, तो देखिए मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1, मतलब कि इस इक्वेशन नंबर 1 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किससे, मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 बाय कोस ऑफ एम एक्स, मतलब कि इस पूरे के पूरे इक्वेशन को दोनों साइड में आपको कोस ऑफ एम एक्स टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड इंटीग्रेट फ्रॉम -पाई टू द पाई विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। तो यहाँ पे हमें पहले तो इस पूरे के पूरे इक्वेशन को कोस ऑफ एम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसे हमें -पाई से लेकर पाई तक इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। तो पहले कोएफिशिएंट के डिटर्मिनेशन में हमने क्या किया था, उसे सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट किया था -पाई से लेकर पाई तक विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। लेकिन यहाँ पे ए एन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक एडिटिव इंफॉर्मेशन है, या फिर यूं कहिए एडिटिव कंसिडरेशन है। जो कंसिडरेशन या तो कंडीशन क्या है, कोस ऑफ एम एक्स टर्म के साथ आपको इस इक्वेशन नंबर 1 को दोनों ओर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करने से पहले हम यहाँ पे पहले तो कोस ऑफ एम एक्स टर्म के साथ इन सभी टर्म्स को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इंटू कोस ऑफ एम एक्स, फिर यहाँ पे ए नोट इंटू कोस ऑफ एम एक्स, यहाँ पे ए एन कोस ऑफ एन एक्स और कोस ऑफ एम एक्स, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे बी एन साइन ऑफ एन एक्स इंटू कोस ऑफ एम एक्स। तो कोस ऑफ एम एक्स टर्म के साथ हमने इस इक्वेशन नंबर 1 का मल्टीप्लीकेशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, -पाई से लेकर पाई तक का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स अप्लाई करते हैं। तो इन सभी टर्म्स में हमने यहाँ पे -पाई टू द पाई की लिमिट अप्लाई कर दी है, और इंटीग्रेशन में हमने dx की रिस्पेक्ट को भी लिख दिया है। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का लॉन्ग इक्वेशन बन के आता है, जिसमें 1, 2, 3 और 4 अलग अलग टर्म्स है। अब हमें क्या करना है, हमें इस राइट हैंड साइड के तीनों टर्म्स को इंटीग्रेशन के फॉर्म में परफॉर्म करना है। जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो सकता है वो हमें अब यहाँ पे अप्लाई करना है, और ये जो रिजल्ट बन के आएगा वो रिजल्ट हमें यहाँ पे लिखना है, जिसके कारण हमें यहाँ पे ये पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। और इस आंसर को जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो हमें कोएफिशिएंट ए एन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन तीनों टर्म्स का जो सिंप्लीफिकेशन है, इस सिंप्लीफिकेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोस एन एक्स और कोस एम एक्स का मल्टीप्लिकेशन है, लिमिट है -पाई से लेकर पाई तक की। फिर दूसरे टर्म में साइन ऑफ एन एक्स और कोस ऑफ एम एक्स का इंटीग्रेशन है, लिमिट है -पाई से लेकर पाई तक की।
तो पहले तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, जहां पे मैंने आपको लिंक्स दे रखी होगी कुछ वीडियो की, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ये जो आपके स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है ना, इस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन किस तरह से परफॉर्म होता है और इसका फाइनल आंसर क्या बन के आता है। क्योंकि फूरियर सीरीज में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जो कि आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्म में याद रखने चाहिए, जिसके कारण आपका पूरा का पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, जिसके कारण आपको यहाँ पे सभी टर्म्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए, जहां से आपको ये पता चलेगा कि ये जो आपके दोनों टर्म्स है ना, इन दोनों टर्म्स को किस तरह से इजीली सोल्व कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो की लिंक दे रखी है। जैसे ही आप उन सभी वीडियोस को देखते हैं तो आपको ये जो आपके स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस के टर्म्स है ना, इनका सिंप्लीफिकेशन समझ में आ जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे उस वीडियो के बेसिस के ऊपर जो यहाँ पे फाइनल आंसर बन के आता है, वही आंसर मैंने यहाँ पे लिख के दे रखे हैं। तो देखिए, बाय सिंप्लीफाइंग द अबव इक्वेशन, मतलब कि ये हमारा पहला टर्म, तो ये पहला टर्म क्या है, ए नोट इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई कोस ऑफ एम एक्स डी एक्स। तो कोस ऑफ एम एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनता है, साइन ऑफ एम एक्स अपॉन एम, और लिमिटेशन अप्लाई होती है माइनस पाई से लेकर पाई तक की। तो जैसे कि हमने आगे के कोफिशिएंट में देखा था कि साइन ऑफ एम एक्स और अपॉन एम, ये जो इंटीग्रेशन है और जो लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन में इसका आंसर बन के आता है 0। तो ये वजह है कि ये जो आपका पहला कोफिशिएंट है ना, वो इस केस में क्या बन के आएगा, 0 बन के आएगा। फिर देखिए दूसरा कोफिशिएंट, तो इस दूसरे कोफिशिएंट में ये जो आपका इतना टर्म है ना, मतलब कि इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई ए एन कोस ऑफ एन एक्स इंटू कोस ऑफ एम एक्स डी एक्स, इनमें से हम यहाँ पे ए एन को एज अ कॉन्स्टेंट बाहर ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, ए एन आ जाता है बाहर। तो यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन के इक्वेशन में कोस ऑफ एन एक्स और कोस ऑफ एम एक्स, जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है माइनस पाई से लेकर पाई तक, तो ये इतनी टर्म का इंटीग्रेशन बन के आता है पाई, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक में आपको इंपॉर्टेंट रिलेशन नंबर 4 के वीडियो के ऊपर से पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे 6 अलग अलग रिलेशंस के ऊपर 6 अलग अलग वीडियोस बना के आपको दे रखे हैं, जो कि फूरियर सीरीज के कोई भी इक्वेशन में कहीं पे भी इस्तेमाल होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन से रिलेशन को अप्लाई करना है, रिलेशन नंबर 4 को। तो इसके कारण आपका इतना टर्म स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्म में आंसर क्या देता है, पाई। तो इसके कारण आपका ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना, वो क्या बनेगा, ए एन इंटू पाई। तो ये पहला टर्म था 0, दूसरा क्या बन के आया, ए एन इंटू पाई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस तीसरे टर्म के आंसर को फाइंड आउट करना है। तो अभी तक हमने क्या किया, ए एन कोएफिशिएंट को डिटरमाइन करने के लिए हमने यहाँ पे पहले तो इस इक्वेशन नंबर 1 को कोस ऑफ एम एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इंटीग्रेशन किया माइनस पाई से लेकर पाई तक विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स, जिसके कारण हमारे पास ये 3 अलग अलग टर्म्स बन के आई, जिसका हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो यहाँ पे हमने पहले टर्म का सिंप्लीफिकेशन किया जो बन के आया 0, और ये दूसरा टर्म इंपॉर्टेंट रिलेशन नंबर 4 के बेसिस के ऊपर बन के आता है ए एन इंटू पाई। अब हमें इस तीसरे टर्म का सिंप्लीफिकेशन फाइंड आउट करना है, और उस सिंप्लीफिकेशन के बेसिस के ऊपर हमें ये पूरा का पूरा इक्वेशन यहाँ से मॉडिफाई होते हुए कौन से कोएफिशिएंट का आंसर देने वाला है, ए एन कोएफिशिएंट का आंसर देने वाला है। तो तीसरा कोएफिशिएंट है बी एन, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू दी पाई साइन ऑफ एन एक्स इंटू कोस ऑफ एम एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि ये जो आपका इतना इंटीग्रेशन है, वो इंटीग्रेशन असल में यहाँ पे क्या बनता है, 0, जिसके कारण आपका बी एन कोएफिशिएंट जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो भी रिजल्ट में क्या हो जाता है, 0। अब जब आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिए, जिसका टाइटल क्या होगा, इंपॉर्टेंट रिलेशन 2 या फिर इंपॉर्टेंट रिलेशन 5। तो ये जो दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशन है नंबर 2 और नंबर 5, ये दोनों यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के टर्म को क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। आपको इस इंटीग्रेशन का आंसर यहाँ पे मिलेगा 0, और ये बी एन इस टर्म के साथ मल्टीप्लाइड होने के कारण उसका रिजल्ट क्या बनता है, 0 बनता है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास तीनों टर्म्स का सिंप्लीफिकेशन आता है।
इन तीनों टर्म्स में से दो टर्म क्या होती है, जीरो होती है, और एक टर्म का आंसर हमें मिलता है ए एन इंटू पाई। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन था ना, कि जिसमें ये पहला टर्म बन के आया जीरो, दूसरा टर्म बन के आया ए एन इंटू पाई, और ये तीसरा टर्म यहाँ पे बन के आया जीरो। तो अब हम यहाँ पे इन सभी टर्म्स की वैल्यू को अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन बनता है। देखिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू दी पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कोस ऑफ एम एक्स, जीरो ये पहला टर्म, ए एन इंटू पाई ये दूसरा टर्म, और ये जीरो आपका तीसरा टर्म। तो इसी की वजह से अब हम यहाँ पे ये ए एन इंटू पाई और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का टर्म, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, और यहाँ पे ए एन इंटू पाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू दी पाई एफ ऑफ एक्स कोस ऑफ एम एक्स डी एक्स, ये एक्सप्रेशन आपको मिलता है। यहां से मैं ए एन को एज अ सब्जेक्ट कंसिडर करता हूं, तो ये आपका पाई कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनता है, ए एन इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू दी पाई एफ ऑफ एक्स कोस ऑफ एम एक्स इंटू डी एक्स। तो ये है हमारा दूसरा कोएफिशिएंट, जिसे हमने फाइंड आउट करने के लिए क्या किया था, हमारे फूरियर सीरीज के इक्वेशन को हमने कोस ऑफ एम एक्स से मल्टीप्लाई किया, इसका इंटीग्रेशन माइनस पाई टू दी पाई की रेंज में किया विथ रिस्पेक्ट टू द डी एक्स, और तीनों यहाँ पे टर्म्स का हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया, जिनमें से दो का आंसर मिला जीरो और एक बन के आया ए एन इंटू पाई। तो ए एन को हमने यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट कंसिडर किया, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ये फाइनल रिलेशन मिला है, जो कि हमारे दूसरे कोएफिशिएंट ए एन का फाइनल आंसर है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं तीसरे और आखिरी कोएफिशिएंट बी एन के बारे में। तो यहाँ पे तीसरे कोएफिशिएंट बी एन को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो कंडीशन दे रखी है, वो कंडीशन क्या है, देखिए, मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 बाय साइन ऑफ एम एक्स, मतलब कि आपका ये जो फूरियर सीरीज का बेसिक इक्वेशन है, इसे आपको पहले किन से मल्टीप्लाई करना है, साइन ऑफ एम एक्स टर्म के साथ। तो दूसरे कोएफिशिएंट ए एन को फाइंड आउट करने के लिए हमने इसी इक्वेशन को किन से मल्टीप्लाई किया था, कोस ऑफ एम एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया था। अब हमें यहाँ पे किन से मल्टीप्लाई करना है, साइन ऑफ एम एक्स के साथ इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है। फिर आगे क्या करना है, एंड इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस पाई टू दी पाई विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। और दूसरा हमें ये जो कॉमन ऑपरेशन है वो अप्लाई करना है। तो वो कॉमन ऑपरेशन क्या है, इंटीग्रेशन करना है माइनस पाई से लेकर पाई तक की लिमिटेशन में, किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में। तो पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को साइन ऑफ एम एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एम एक्स, ए नोट इंटू साइन ऑफ एम एक्स, ए एन इंटू कोस ऑफ एन एक्स इंटू साइन ऑफ एम एक्स, और यहाँ पे बी एन इंटू साइन ऑफ एन एक्स इंटू साइन ऑफ एम एक्स। तो कुछ इस तरह से हमने सभी टर्म्स को यहाँ पे साइन ऑफ एम एक्स टर्म के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं माइनस पाई से लेकर पाई तक का विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। तो ये आपका इंटीग्रेशन सभी टर्म्स में अप्लाई होता है, माइनस पाई से लेकर पाई तक की लिमिटेशन में, और रिस्पेक्ट अप्लाई होती है डी एक्स की। तो फिर से जो हमने दो बार आगे किया है, वही हमें यहाँ पे भी करना है। ये जो आपके तीन अलग अलग टर्म्स है, इन तीन अलग अलग टर्म्स का आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, और वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे किस तरह से मिलता है। तो देखिए, ये हम यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन को फॉलो करते हैं। तो पहले इंटीग्रेशन में आपका ए नोट यहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर होगा, जिसके कारण ए नोट यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाहर लिखा जाएगा। साइन ऑफ एम एक्स डी एक्स, लिमिट फ्रॉम माइनस पाई टू दी पाई, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो साइन ऑफ एम एक्स का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ऑफ एम एक्स अपॉन एम। तो जैसे हमने पहले कोएफिशिएंट में यहाँ पे माइनस कोस ऑफ एम एक्स अपॉन एम की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो वहाँ पे हमने इवन ओड ये सभी बात की थी, और जैसे हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था कि इतने टर्म का इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो इसके कारण आपका ये जो पहला टर्म है, वो पहला टर्म यहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब कि ये आपका पहला टर्म इस इक्वेशन में यहाँ पे क्या होगा, जीरो। फिर देखिए दूसरे टर्म में, तो दूसरे टर्म में यहाँ पे ए एन कोएफिशिएंट है, और साथ में कोस ऑफ एन एक्स इंटू साइन ऑफ एम एक्स डी एक्स स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का इक्वेशन है। तो हमने क्या किया, ए एन कोएफिशिएंट को यहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर करते हुए बाहर ले लिया,
और इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है कोस ऑफ nx और साइन ऑफ mx का। तो यहाँ पे आपका ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो के लिंक में आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिलेशन नंबर 2 या फिर इंपॉर्टेंट रिलेशन नंबर 5 के वीडियो में चेक कर सकते हैं, जहां से आपको ये कोस nx और साइन mx इन दोनों टर्म का जब -π से लेकर पाई तक की लिमिटेशन में इंटीग्रेशन होता है तो आंसर क्या बन के आता है, 0 बन के आता है। और यही रिलेशन हमने आगे के कोएफिशिएंट an में भी चेकआउट किया था। जब हमने वहां पे bn वाली इस तीसरी टर्म को देखा था तो वहां पे भी हमें यही इक्वेशन मिला था और यही इंपॉर्टेंट रिलेशन के मैंने वहां पे भी आपको बात बताई थी कि किस तरह से ये टर्म यहाँ पे 0 बनता है और ये टर्म 0 होने के कारण ये आपका an कोएफिशिएंट जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये फाइनल टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे इस इक्वेशन को साइन ऑफ mx से मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इंटीग्रेशन किया -π से लेकर पाई तक विथ रिस्पेक्ट टू द x। तो इसके कारण हमें यहाँ पे ये टर्म स्पेसिफाई होके मिलती है, जिसके कारण ये पहली टर्म हो जाती है 0। दूसरी टर्म में इस इंपॉर्टेंट रिलेशन नंबर 2 और 5 के बेसिस के ऊपर आपको रिजल्ट मिलता है इंटीग्रेशन का 0। तो अब हमें बात करनी है तीसरे और आखिरी टर्म की, जिसके कारण हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट bn का इक्वेशन मिलने वाला है। तो ये है हमारा bn का इक्वेशन, जिसे हमने यहाँ पे लिख रखा है bn इंटीग्रेशन फ्रॉम -π टू दी पाई साइन ऑफ nx साइन ऑफ mx dx इज इक्वल्स टू bn इंटू पाई। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका इतना इंटीग्रेशन है ना, -π से लेकर पाई तक की लिमिटेशन में साइन ऑफ nx इंटू साइन ऑफ mx, तो ये इतने इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड आंसर बन के आता है पाई। और ये bn वैसे भी यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, जिसके कारण फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, bn इंटू पाई। तो इस पूरे के पूरे टर्म का अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट रिलेशन नंबर 6 के वीडियो को देख सकते हैं, जिसके कारण आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से ये जो आपका इंटीग्रेशन का टर्म है वो परफॉर्म होकर आपको आंसर पाई देता है। तो यहाँ पे इतना आंसर आपको मिलता है पाई और bn इसके साथ मल्टीप्लाइड होने के कारण आपको क्या मिलेगा, bn इंटू पाई। तो अब हमारे पास तीनों टर्म्स का आंसर है। ये पहला टर्म क्या था, ये था 0, ये दूसरा टर्म क्या था, ये था 0, और ये तीसरा टर्म क्या है, bn इंटू पाई। तो कुछ इस तरह से तीनों टर्म्स की वैल्यू हमें यहाँ पे इस इक्वेशन में अप्लाई करनी है। तो ये हमें क्या मिलेगा, देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम -π टू दी पाई f ऑफ x साइन ऑफ mx इंटू dx इज इक्वल्स टू 0 + 0, मतलब कि ये दोनों टर्म्स क्या है, 0 0 है। और ये आपका आखिर का टर्म क्या है, bn इंटू पाई। तो हमने यहाँ पे bn इंटू पाई को रिप्लेस कर दिया। फिर क्या करते हैं, bn इंटू पाई और इस टर्म को हम यहाँ पे कंपेरेटिवली लिखते हैं, और यहाँ पे इस टर्म में से bn को जब एज अ सब्जेक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -π टू पाई f ऑफ x साइन ऑफ mx इंटू dx। तो ये है आपका तीसरे कोएफिशिएंट bn का इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे bn कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया था, पहले हमारे फूरियर सीरीज के इक्वेशन को साइन ऑफ mx से मल्टीप्लाई किया, बाद में इसका इंटीग्रेशन किया -π से लेकर पाई तक की लिमिटेशन में विथ रिस्पेक्ट टू द x, और इन तीनों टर्म्स का यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन चेकआउट किया। तो उनमें से दो टर्म्स का आंसर मिला 0 और तीसरे टर्म का आंसर मिला है bn इंटू पाई। इसके कारण हमें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के आखिर में bn कोएफिशिएंट का इक्वेशन मिलता है bn इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -π टू दी पाई f ऑफ x साइन ऑफ mx dx। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे तीनों कोएफिशिएंट्स का इक्वेशन फाइंड आउट किया, और जो कंडीशन हमें चाहिए थी उन सभी कंडीशंस को सभी अलग अलग सिचुएशंस के लिए इंडिविजुअली अप्लाई किया। सो आई होप कि यहाँ पे आपको इन तीनों कोएफिशिएंट्स को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए कंक्लूजन में हमें क्या मिलता है, हेंस ऑल द 3 कोएफिशिएंट्स आर, तो ये है हमारा पहला कोएफिशिएंट a0 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम -π टू दी पाई f ऑफ x dx, और ये है हमारा दूसरा कोएफिशिएंट an 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -π टू दी पाई f ऑफ x cos ऑफ mx इंटू dx, और ये है हमारा तीसरा कोएफिशिएंट bn इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -π टू दी पाई f ऑफ x साइन ऑफ mx dx। पहले कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने कौन सी कंडीशन अप्लाई की थी,
हमने इंटीग्रेशन किया था और लिमिट अप्लाई की थी -पाई से लेकर पाई तक की, और रिस्पेक्ट क्या अप्लाई की थी, dx। तो ये था हमारा पहला कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने का इंपॉर्टेंट कंडीशन। दूसरे कोएफिशिएंट के लिए हमने क्या किया, दूसरे कोएफिशिएंट के लिए हमने पहले इक्वेशन को cos ऑफ mx से मल्टीप्लाई किया, बाद में हमने इसका इंटीग्रेशन लिया -पाई से लेकर पाई तक का विथ रिस्पेक्ट टू द dx। मतलब कि पहले कोएफिशिएंट में हमने कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं लिया था, लेकिन दूसरे कोएफिशिएंट में हमने मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया विथ cos ऑफ mx टर्म। तो ये है एक दूसरा एक्स्ट्रा कंडीशन का टर्म। फिर क्या किया, तीसरे कोएफिशिएंट में भी हमने एक मल्टीप्लिकेशन का टर्म लिया, वो क्या है, साइन ऑफ mx। मतलब कि पूरे के पूरे फूरियर सीरीज के इक्वेशन को हमने साइन ऑफ mx टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद वही कॉमन कंडीशन इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू दी पाई और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू द dx। तो इन तीनों अलग अलग कंडीशंस के अंडर में हमें यहाँ पे ये तीनों कोएफिशिएंट्स का आंसर मिल जाता है। सो आई होप कि यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और अगर आप कुछ इसी तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के प्लेलिस्ट को देखिए, जिसमें आपको फूरियर सीरीज के सभी टर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।